दोस्तों, सेनेट में मौजूद अगर मैं कुछ जानते हैं, सेनेट में इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से एक ही दिन में 2 मरतबा करारदाद की मंजूरी को इतना ज्यादा सिंपल या नजरअंदाज कर देने वाला वकूआ नहीं है। अगरचे इसके ऊपर भी बेशुमार सवालात मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सेनेट के अंदर होने वाली कार्रवाई इनफैक्ट एक बहुत बड़ी साजिश का एक ना सिर्फ नुक्ता आगाज है, बल्कि सेनेट के अंदर पेश की जाने वाली कार्रवाई इनफैक्ट एक लिटमस टेस्ट था, अवामी जायजे या अवामी रद्दअमल को जांचने का एक टूल था। और इस टूल के इस्तेमाल होने के बाद और रद्दअमल सामने आने के बाद हतमी फैसला होना था कि जनाब हमने इस साजिश को किस तरीके से लेकर आगे बढ़ना है। ये सिर्फ सेनेटर दिलावर खान साहब की तरफ से उनकी एक जाती ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि सेनेटर दिलावर साहब को भी इस सारे अमल के अंदर ना सिर्फ एक टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, बल्कि उनको भी शायद किसी न किसी जो है वो दबाव का निशाना बनाया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लिटमस टेस्ट है, इसका बुनियादी मकसद ये देखना था कि कितने फीसद लोग इंतखाबात के इल्तवा के हक में हैं, सिविल सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स होगा और सियासी जमातें किस तरह का स्टैंड लेंगी। इनफैक्ट इंतखाबात के इल्तवा के लिए जो एक साजिश है जिसको मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था, वो शायर दस्तूर पर पनप रही है। और शायर दस्तूर पर 2 ऐसी इमारतें हैं जो इस वक्त इस साजिश का मरकज हैं। उसमें से एक इमारत में पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी शख्सियत रिहाइश पजीर है और उस इमारत का नाम है जनाब ईवान सदर। ईवान सदर में इनफैक्ट मेरे पास कुछ ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी है और निहायत क्रेडिबल सोर्सेज के जरिए वो इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंची है, जिसने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जनाब ये सब कुछ वैसे नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। और इसके लिए जो एक नया माहौल है वो शायद क्रिएट किया जा रहा है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको कुछ इवेंट्स को इस सारे अमल के साथ रखकर देखता हूं और फिर आपको बताता हूं कि जनाब अगर हम इन तमाम चीजों को इसके साथ मिलाएं तो हमारे सामने एक बहुत ही खतरनाक किस्म का सिनेरियो सामने आता है। इसके अंदर एक ट्वीट है और 2 मोतबर हवाले हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ट्वीट है जनाब कामरान खान साहब का, और कामरान खान साहब ने जैसे ही ये जो सेनेट के अंदर एक नहीं 2 मरतबा करारदाद की मंजूरी की खबर सामने आती है, तो जनाब कामरान खान साहब, जिनका ट्वीट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो मंजर आम पर आते हैं और एक तकरीबन 3 मिनट 20 सेकंड का अपना एक बयान वो रिकॉर्ड कराते हैं और उसके अंदर वो इस बात का इजहार करते हैं कि मैं सिद्ध के दिल से इस बात पर कायम हूं कि फरवरी 8 को होने वाले इलेक्शन जिस माहौल में हो रहे हैं वो इंतखाबात के इनेकाद के लिए तबाहकुन है। शदीद धांधली के बदतरीन इल्जामात इन इंतखाबात की शफाफियत के तमाम तर इम्कानात को निगल चुके हैं। ये इलेक्शन पाकिस्तान में अंदरूनी तकसीम को मजीद हवा देंगे। माशी इस्तेहकाम का जो माहौल मौजूदा दौरे हुकूमत में नजर आ रहा है उसके असरात जायल हो जाएंगे। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली माशी टीम घर चली जाएगी। SIFC का मोमेंटम टूट जाएगा और इस पस मंजर में मैंडेट इलेक्शन के नतीजे में 4-4-5-5 बार इक़्तिदार के मजे लूटने वाले सियासतदान एक बार फिर मुंतजर हैं कि मुख्तदर हल्के सोने की तश्तरी में सजाकर इक़्तिदार उनके हवाले कर दें, मगर मखसूस लाडली हुकूमतें पहले रोज से ही अवामी पजीराई से महरूम हो जाएंगी। ये तमाम माहौल ना माशी तरक्की के लिए मामून होगा और ना ही सियासी इस्तेहकाम के लिए। इस ट्वीट से पहले भी कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था और मुबारक की उसके अंदर उन्होंने सदाई दी थी। इनफैक्ट ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये कामरान खान साहब जिस कंपनी के मुलाजम है ना, वो कंपनी क्या चाहती है। कामरान खान भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कंपनी की जुबान बोलते हैं, जो इस बात को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि कंपनी का इस वक्त जो गर्जो गायत क्या है और कंपनी कौन सा सामान इस वक्त बेचना चाहती है। जिस बारे में उनको पता चल जाता है कि कंपनी इस वक्त ये सौदा बेचना चाहती है, ये अपनी छाबड़ी लेके आते हैं, वो सौदा उसके अंदर रखते हैं और धड़ाधड़ आके 2-2 रुपए के अंदर वो सौदा बेचना शुरू कर देते हैं। इस वक्त कामरान खान साहब इंतखाबात के इल्तवा का सौदा बेच रहे हैं और इससे एक नहीं 2 शख्सियात हैं जिनको कामरान खान साहब
जो है वो फायदा पहुंचाना चाहते हैं। कामरान खान साहब के साथ साथ मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुस्लिम लीग नून की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है, और वो नवाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल ऐसे है जिस तरह नवाज शरीफ साहब का साया। और वो इस बात का बरमला इजहार करते रहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब नाश्ते की मेज पर रोज मेरे साथ मुलाकात करते हैं, मेरे साथ खबरें डिस्कस करते हैं, मैं उनको अखबार की शायद सुर्खियां पढ़ के सुनाता हूं, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ कॉलम्स के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू होती है। और जो अखबार जो कि पब्लिक ओपिनियन को किसी न किसी तरीके से उसका इजहार करते हैं, तो हम उसकी बेस के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स का जो है ना प्लान करते हैं कि जनाब हमने कौन सी चीज को अपने नैरेटिव के अंदर लेके जाना है। मेरा इशारा है जनाब इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ। इरफान सिद्दीकी साहब ने गुज़िश्ता दिनों 2 कॉलम तहरीर किए थे, और इन 2 कॉलमों में उन्होंने इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से की जाने वाली चंद साजिशों का इशारा दिया था। और उसके अंदर उन्होंने एक जानब जनाब सुहेल वड़ाई साहब के ऊपर तनकीद की थी, और उनका ये कहना था कि सुहेल वड़ाई साहब इस वक्त जो गेम खेल रहे हैं वो जो है वो झुकाना चाहते हैं नवाज शरीफ को इमरान खान के कदमों में। दूसरी जानब उनका ये कहना था कि उनके पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि ये जो निगरान इस वक्त निगरानी पर मामूर है, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इस इक्तदार के खेल के को मजीद कुछ अरसा एंजॉय कर सके, और इस इक्तदार के खेल को तूल देकर इस साल अगस्त या सितंबर तक लेके चले जाए, ताकि वो जो है ना उनके पास भी जरा थोड़ा सा पावर आए, और वो ये समझते हैं कि शायद इस तरीके के अलावा उनके पास इक्तदार में रहने का कोई और इम्कान मौजूद नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इरफान सिद्दीकी साहब ने अपने कॉलम्स के अंदर तहरीर किया है। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून के पास भी इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है कि मुख्तलिफ हलकों में और खासतौर पर निगरान गवर्नमेंट के सेक्टर्स के अंदर या निगरान गवर्नमेंट के कुछ अकाबरीन के ज़हन में ये वाला खन्नास किसी न किसी जगह पर ये कीड़ा जो है वो कुल बुला रहा है कि अगर मोहसिन नकवी को 1 साल मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता, हम क्यों चले जाएं जनाब 6 महीने में, हमने भी 1.5 साल पूरा करना। कोई इस तरह की कोई ख्वाहिश उनके जहन के अंदर या जहन के किसी खाने के अंदर मौजूद है, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब निगरान गवर्नमेंट भी कामरान खान साहब की तरह उसी कंपनी से ताल्लुक रखती है जिस कंपनी के जनाब कामरान खान साहब मुलाजम है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट अहलकार या 2 जो लोग हैं, या उनके इस मैं अगर ये कह सकता हूं कि उनके 2 भोंपू एक ही आवाज में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब ये वाला सौदा इस वक्त सबसे ज्यादा देरपा है, हमारी मुश्किलात को दूर कर सकता है, लिहाजा इस सौदे को आपको फटाफट खरीद लेना चाहिए। यही वो मकसद था जिसके लिए सेनेट के अंदर करारदाद को पेश किया गया। अब जनाब इसके साथ साथ जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी मुस्लिम लीग नून के बहुत ही ज्यादा करीब भी समझे जाते हैं, और उनके साहबजादे इस वक्त GHQ हमला केस में और कोर कमांडर हमला केस में यानी 9 मई के वाकयात में इस वक्त वो जेर हिरासत हैं, और उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल हो रहा है। और जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब चूंकि के साहबजादे और उनकी अहलिया मुहतरमा चूंकि PTI के साथ ताल्लुक रखते हैं, जबकि हफीजुल्लाह न्याजी साहब मुस्लिम लीग नून और खासतौर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बहुत ही ज्यादा करीब समझे जाते हैं। अब अगर हफीजुल्लाह न्याजी साहब अपने एक वीलॉग में इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब ईवान सदर इस वक्त इस चक्कर में है या इस ख्वाहिश में है कि ये जो मौजूदा सिस्टम है इसको तूल दे दिया जाए, और उसके लिए वो इमरजेंसी प्लस लगाने का कोई ना कोई तरीकाकार सोच रहे हैं, और मौजूदा निगरान वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब इस वक्त इस बड़े मकसद के असूल के लिए जनाब आरिफ अलवी साहब के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है, और वो चाहते हैं कि आरिफ अलवी साहब इमरजेंसी लगाएं, और जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब उस प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर को ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे बल्कि उसके नतीजे में एक तीर से कई शिकार करने का उनका प्लान है। एक इंतखाबात का इल्तवा, एक जनाब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर एक मरतबा फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करना, उसके साथ साथ मनपसंद या नापसंद जो जजेस हैं उनसे छुटकारा हासिल करना, और जुडिशरी को एक नए PCO के तहत हल्फ लेने पर मजबूर करना, या उनको ये कह देना कि जनाब अब चूंकि बुनियादी हकूक मुअत्तल हो चुके हैं लिहाजा अब आपको इसी अबूरी आईनी हुक्म के तहत काम
کرنا ہوگا اور انسانی اور سیاسی آزادیوں کو سلب کرنے میں آپ کو اپنے یہ آرڈر دینا ہوں گے، اور یہ بھی بہت ہی زیادہ سنگین صورتحال ہے۔ لیکن اس سارے چکر کے اندر، اس سازش کے اندر، اگر انوار الحق کاکڑ صاحب جناب عارف علوی صاحب کے ساتھ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایوان صدر کی اس سازش میں ان کو اس کی یا تو سپورٹ حاصل ہوگی، یا کم از کم ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا، یا شاید اس طرح کا گو ہیڈ ایوان صدر کو دیا گیا ہوگا کہ اگر سیاسی کھیل ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوا، اگر سیاست کے اوپر ہمارا جو کردار ہے وہ محدود ہوتا ہوا نظر آیا، اگر عدالتوں کو کنٹرول نہ کیا جا سکا، اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو ماحول ہے اس کو ناکام نہ بنایا گیا، اگر پاکستان مسلم لیگ نواز وہ ہائپ نہ حاصل کر سکی جس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ جناب وہ اس وقت ٹیبل کو ٹرن کر دیں گے، 2/3 اکثریت لے لیں گے، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور اس دوران کچھ ایسی ہنگامی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے جس سے اس بات کے امکانات پیدا ہو جائیں کہ جناب سب کچھ اتھل پتھل ہو کے رہ جائے گا، تب یہ والے آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب اس صورتحال کے اندر یہ آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مختلف طریقوں سے یہ انفارمیشن جو ہے، میں اگر یہ کہوں کہ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن بھی اس وقت کچھ حلقوں کے پاس موجود ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مستقبل کے اندر، اور خاص طور پر انتخابی مہم کے آغاز میں یا انتخابی مہم کے انجام پہ یعنی اختتام پہ، کچھ ایسی سنگین قسم کی جو ہے انتہا پسندانہ یا متشدد کارروائیاں ہو سکتی ہیں جو اس ایجنڈے کی تکمیل کو یقینی بنا سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر ہمیں یا پاکستان کی لیڈرشپ کو بہت ہی زیادہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا۔ اور اگر آپ غور کریں تو کل جس وقت یہ قرارداد منظور ہوئی تھی سینٹ آف پاکستان سے، اس کے بعد کافی دیر تک یعنی تقریباً شام کو 8، 8:30، 9 بجے تک ماسوائے پاکستان تحریک انصاف کے کسی مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے اس بات کا اظہار نہیں کیا گیا کہ جناب ہم انتخابات کے التوا کی اس سازش کو ناکام بنائیں گے، یا ہم سینیٹر دلاور خان کی اس قرارداد کو مسترد کرتے ہیں، ماسوائے بیرسٹر گوہر خان کے کسی اور پولیٹیکل لیڈر، چاہے وہ نواز شریف ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہیں، چاہے وہ مریم نواز ہیں، چاہے وہ حمزہ شہباز ہیں، کسی کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان خاموش، ایمل ولی خان خاموش، بلاول بھٹو زرداری خاموش، آصف علی زرداری خاموش، خالد مقبول صدیقی خاموش۔ کیا وجہ تھی ان کی خاموشی کے پیچھے؟ کیا وجہ تھی؟ کل رات 9 بجے تک ان کی طرف سے آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کسی جگہ پر کوئی ان کی طرف سے آپ کو پیغام نظر نہیں آئے گا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ اس بات کو انفیکٹ جج کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں کیا رد عمل دینا ہے۔ یہ لوگوں کو فون کرتے ہوئے پوچھے جا رہے تھے، آپ پارا میں لوگوں کو فون کر رہے تھے کہ یار دسو ہن اسی کے جڑا ہے نا رد عمل دینا ہے، ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے یہ کہنا ہے کہ جناب اگر الیکشن 2، 4، 6 دن کے لیے آگے بھی ہو جائیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، اور اگر یہ ایسا کہنا ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کا کوئی ماحول بنانا شروع کر دیں۔ یہ اس چکر کے اندر یہ سارا کچھ لیٹ ہی آ گیا۔ ادروائز جو رد عمل ہے میرا خیال ہے وہ یہی آنا چاہیے تھا کہ جناب انتخابات 8 فروری کو چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، لیکن جو گیم ہے شاید وہ کمپلیکس بھی ہے، اور اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ ہے وہ وہی نکلے گا جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جس کا انکشاف کیا ہے۔ لہٰذا یہ کھیل اب خطرناک مرحلے میں بھی داخل ہو گیا ہے اور شاید انجام کی طرف بھی بڑھا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔